हेलो फ्रेंड, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपका पढ़ाई का कार्य है वो भी काफी अच्छा चल रहा होगा। अपन राजस्थान ज्योग्राफी का जो अपना थ्योरेटिकल बैच चल रहा था जिसका नाम था जीरो टू हीरो बैच, इसमें आपको पढ़ने में आपको पढ़ाने में मुझे काफी आनंद आ रहा है और आपको पढ़ने में भी काफी आनंद आ रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और उसी के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से अपन आगे बढ़ते बढ़ते जलवायु के अंतर्गत अपन काफी अध्ययन कर चुके थे। उस जलवायु के अंतर्गत अब जो अपनी बात होगी बेटा वो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों पर बात होगी, जिसमें एक विद्वान रहेगा कोपेन, एक रहेगा ट्रीबार्था और एक रहेगा थॉर्नथेल्ट। इसका मतलब इनके जो जलवायु वर्गीकरण है यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चों को मेरे भाइयों काफी टफ लगते हैं, लेकिन आज जब इनको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सबसे ज्यादा इजी था। तो भाई सब समझेंगे ही कुछ उस तरीके से कि ये आपको फिर इसके बाद कभी भी रटने नहीं पड़े और इनका कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो उससे पहले मेरे भाइयों, सबसे पहले बात, जैसे अपन डेली क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हैं, तो आज भी बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे और मेरे सारे विद्यार्थियों पर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं इनसे मनोकामना करता हूं। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों। उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है। ध्यान रखना, किन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है, आगे देखना, जो स्वयं अनुशासित और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल राइट मेरे भाइयों। अगर आपको कहीं पे भी एक बार परीक्षा के अंतर्गत असफलता मिल जाती है तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता किन कारणों की वजह से मिली, अगर उनमें वापस आप सुधार कर सको तो फिर सफलता भी ज्यादा दूर नहीं होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये हर एक स्टूडेंट वो आगे बढ़ता रहता है जो अपनी गलतियों से सीखता रहता है। तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना है मेरे भाइयों। और यहाँ पे जो जलवायु टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जी गुरुजी, राजस्थान की जलवायु के व्यक्तिगत वर्गीकरणों पर बात करने वाला हूं, जिसमें एक व्यक्तिगत वर्गीकरण है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आपसे यह पूछा जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को राजस्थान के कितने भागों में बांटा गया है या इसके द्वारा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना बेटा, इनके द्वारा राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसका मतलब कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार राजस्थान में कितने टाइप बताए गए, कितने प्रकार बताए गए, 4। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि ट्रीबार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है इसके कितने टाइप बताए गए या इसके द्वारा कितने टाइप बताए गए तो भी 4। और फिर मैं कहूं कि थॉर्नथेल्ट का जो जलवायु वर्गीकरण है जी गुरुजी, मैं कहूं थॉर्नथेल्ट का जो जलवायु वर्गीकरण है बेटा इसके द्वारा भी कितने बताए गए तो भी आप ध्यान रखेंगे 4। इसका मतलब गुरुजी अब तक जो हमारी बात हुई है उसमें आपके राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण था जो शुरू में पढ़ा था उसमें केवल बेटा 5 थे। बाकी ऋतु के आधार पर जलवायु वर्गीकरण 4, कोपेन के आधार पर जलवायु वर्गीकरण 4 टाइप, ट्रीबार्था के आधार पर जलवायु वर्गीकरण 4 टाइप और थॉर्नथेल्ट के आधार पर भी जलवायु वर्गीकरण कितने टाइप, 4 टाइप। इसका मतलब हर जगह आपको आंसर अगर टाइप में पूछा जाए तो 4 देना है, बस किस में नहीं देना है 4। अगर सामान्य जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है तो वहां कितने बताने हैं बेटा 5, बाकी सब जगह कितने रहेंगे मेरे भाइयों 4। ओके सर, डन। अब बात आती है कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया बेटा ये किसको आधार मानकर दिया, ये किस चीज को आधार मानकर दिया जी गुरुजी। और जो आपका ट्रीबार्था ने जलवायु वर्गीकरण दिया बेटा ये किस चीज को आधार मानकर दिया, और थॉर्नथेल्ट ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया बेटा ये किस चीज को आधार मानकर दिया। तो यहां पे इनके आधार भी आपको पता होना चाहिए। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो किस पे आधारित है, तो ध्यान रखना ये वनस्पति, ओके सर, इसके अलावा मेरे भाइयों तापमान, ओके सर, और इसके अलावा वर्षा। ये आपको जरूर याद रखना है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो वनस्पति, तापमान और वर्षा पर आधारित है। और जब बात आती है मेरे भाइयों किसकी, ट्रीबार्था के जलवायु वर्गीकरण की, तो ट्रीबार्था का जलवायु वर्गीकरण किस पे आधारित है, वर्षा पर। और थॉर्नथेल्ट के जलवायु वर्गीकरण की जब बात आती है तो ये कहता है कि तापमान, बाष्पीकरण और वर्षा। मेरे भाइयों ये यहाँ पे जो इन्होंने आधार माने ये भी आपको पता होना चाहिए। तीनों के जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें 4 टाइप रहेंगे। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार रहेगा मेरे भाइयों वनस्पति, तापमान और वर्षा।
त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण का मुख्य जो आधार रहेगा वो वर्षा रहेगा। और थानथोइट कहता है कि इन दोनों के ही आधार गलत हैं, इनको यही नहीं पता सिस्टम क्या है। पहले पृथ्वी पे तापमान आता है, फिर जल बाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो ये तीन चीज समाहित करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तापमान, बाष्पीकरण और वर्षा, तीनों के आधार में एक कॉमन आपका वर्ड है जो तीनों ने ही लिया है, वर्षा, वर्षा और वर्षा। ओके सर, चलिए बोलो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ओके सर, अब चलते हैं। सबसे पहले किसको उठाएंगे बेटा? कोपेन पे बात करेंगे, फिर त्रिवार्ता पे और फिर करेंगे थानथोइट पे। तो सबसे पहले अपन कोपेन पे बात करते हैं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है सर, ओके, इसके बारे में सबसे पहले यहां से पढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहली बात जो जहां से आपको समझनी है वो है विश्व की शब्दावली। कहां से समझेंगे बेटा? विश्व की शब्दावली से समझेंगे। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसने विश्व का जब जलवायु वर्गीकरण दिया था तो उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पहले उनका अर्थ समझेंगे, फिर राजस्थान से संबंधित उनमें से कौन कौन से शब्द रहेंगे उनको बाहर निकाल के लाएंगे, और फिर राजस्थान में किस प्रकार से ये शब्दावली बनेगी उससे तय करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा शब्द राजस्थान में कहां जाने वाला है। ओके डन? बिल्कुल गुरुजी डन। तो पहले विश्व की शब्दावली में चलते हैं मेरे भाइयों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। जी गुरुजी, और ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आप दोनों गोलार्धों में सेम शब्दावली रहेगी। किसी भी गोलार्ध के अंतर्गत देख लीजिए। तो अपन उत्तरी गोलार्ध में, तो पहले उत्तरी गोलार्ध की शब्दावली देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध को इसने 5 बड़े शब्दों में विभाजित किया है। जी गुरुजी, और 5 बड़े शब्द क्या हैं? तो उनमें एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है बेटा ई। इसका मतलब विश्व के जब जलवायु प्रदेश इसने निर्धारित किए तो विश्व को पहले कभी पूछा जाए कि कोपेन के अनुसार कितने शब्दों में परिभाषित किया गया है बड़े में, तो ध्यान रखना बड़े शब्दों में जो इसने जलवायु प्रदेश बताए गए हैं वो कितने हैं बेटा? 5 टाइप के बताए गए। अभी विश्व में है, राजस्थान में आएंगे जब राजस्थान में देखेंगे। अभी विश्व के अंतर्गत रहिए पहले आप। अब यहाँ ए का मतलब इसने क्या बताया? तो बेटा ए का मतलब है इसके अकॉर्डिंग उष्ण जलवायु। इसका मतलब आपको अगर ए कहीं लगाना है राजस्थान के संदर्भ में तो उसी जगह आप लगा सकते हो जहां पे उष्ण वाली स्थिति आती है। ओके सर। फिर बी का मतलब इसने क्या बताया सर? बी का मीनिंग क्या रहेगा? ये भी आपको हर एक शब्दावली को ध्यान रखना है, पर रटना नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। आप अपने आप रखोगे कि ये वाला शब्द यहां आएगा, ये वाला शब्द यहां पे आएगा। तो बी का जो मीनिंग आता है मेरे भाइयों, ये क्या आता है इस जगह पे? तो बी का जो मीनिंग रहेगा इसे भी आप ध्यान रखेंगे सर। बी का मीनिंग है शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु बेटा? शुष्क जलवायु। ओके सर। और जो सी का मीनिंग रहेगा, इसने सी का मीनिंग बताया है उपोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु मेरे भाइयों? उपोष्ण जलवायु। ओके सर। और डी का मीनिंग इसने बताया है बेटा शीतोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु? शीतोष्ण जलवायु। और ई का मीनिंग मेरे भाइयों इसने बताया है, वो भी आप ध्यान रखेंगे, ध्रुवीय जलवायु। कैसी जलवायु? ध्रुवीय जलवायु। ओके सर डन। तो ए का मतलब रहेगा उष्ण, बी का मतलब रहेगा शुष्क, सी का मतलब रहेगा उपोष्ण, डी का मतलब रहेगा शीतोष्ण और ई का मतलब रहेगा ध्रुवीय। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या आती है वो भी आप ध्यान रखेंगे बेटा। अब इन सभी शब्दावलियों में से राजस्थान से संबंधित शब्दावली कौन सी है आपको यह तय करना है। तो सबसे पहले बताइए, हमारे राजस्थान के अंतर्गत उष्ण वाला पोर्शन आता है या नहीं आता? बात तो सर आप सही कह रहे हैं। जैसे जब आपने राजस्थान को पढ़ा होगा अच्छे तरीके से और अध्ययन आप कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, तो शायद यहां से आपकी एक कर्क रेखा जाती है, बिल्कुल, और यहां दक्षिण में है आपकी मकर रेखा। राइट सर। तो कर्क रेखा से मकर रेखा का जो बीच का भाग है, आप सच बताना भाई साहब, ये वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो राजस्थान के अंतर्गत ये वाला जो भाग रहेगा कोपेन का, ये वाला भाग और कुछ हिस्सा इधर से भी लेगा, ये वाला जो भाग रहेगा कोपेन का वो उष्ण कहलाएगा। और भाई साहब किसी स्टूडेंट की बेटा ये हिम्मत नहीं कि इसके अलावा ए यहां के अलावा कहीं यहां पे भी आप लगा दो, पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर ए लगेगा तो वो यहीं लगेगा, क्योंकि ए का मीनिंग होता है उष्ण कटिबंध और उष्ण जलवायु, और उष्ण वाली कंडीशन यहां मिलेगी कोपेन के अनुसार। तो इसका मतलब ये वाली शब्दावली राजस्थान से संबंध रखेगी कि नहीं रखेगी? सर रखेगी, बिल्कुल राइट, पहली बात। फिर दिया हुआ है बी का मतलब शुष्क जलवायु। तो बताइए ये जो मरुस्थल वाला एरिया है, ये वाला जो मरुस्थल वाला एरिया है, यहां पे बी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। शुष्क क्लाइमेट आपके मरुस्थल में रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर, गजब की बात।
अब रह गया मेरे पास सी। तो देखो यहां ए में उष्ण वाला ये पोर्शन आ गया, मरुस्थल वाला पोर्शन या शुष्क जलवायु के लिए मैंने ये ले लिया, तो ये बचा आपके पास सी। क्या बचा? सी। इसका मतलब कल को मैं कहूं इन सब शब्दावलियों में से बेटा मेरा ये कहना हो कि राजस्थान से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी हैं, तो बेटा ये 3 रहेंगी, ए, बी और सी। ए से मतलब क्या रहेगा? उष्ण रहेगा, और उष्ण वाला पोर्शन यहां लिखा जाएगा जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि वो ही कंडीशन उष्ण वाली है। ओके सर। फिर बी का मतलब क्या है? शुष्क, तो मैंने पूरे मरुस्थल में बी लिख दिया। अब वो अलग बात है आगे चल के बी 2 पोर्शन में बटेगा। अभी बी का मतलब था शुष्क जलवायु, तो मैंने यहां लिख दिया, और सी का मतलब था उपोष्ण, तो वो सी इस जगह पे आ गया। ओके सर। अब बात करते हैं डी और ई की। तो बेटा हमारे राजस्थान में शीतोष्ण वाली जलवायु राजस्थान में नहीं है, बिल्कुल हमारे राजस्थान में शीतोष्ण वाली क्लाइमेट नहीं आती है, ये ध्यान रहे आपको जी गुरुजी। और हमारे राजस्थान के अंतर्गत ध्रुवीय जलवायु भी नहीं आती है सर, ध्रुवीय जलवायु भी राजस्थान के अंतर्गत नहीं रहेगी, तो ये वाला क्लाइमेट भी राजस्थान में नहीं रहेगा। अब राजस्थान में कितने शब्द निकल के आए? 3, ए, बी और सी। बिल्कुल राइट सर। अब इन पे चर्चा करते हैं मेरे भाइयों। अपन के पास में राजस्थान से संबंधित 3 शब्द अपने पास में आ गए बेटा, तो यहां पे ध्यान रखेंगे राजस्थान से संबंधित शब्दावली, और राजस्थान से संबंधित जो मेरे भाइयों आपके पास आई है क्या? शब्दावली। राजस्थान से जो संबंधित शब्दावली रहेगी वो ए, बी और सी रहेंगे। ओके सर। पहले तो यूं बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? और जल्दी से भाई साहब, आपसे कई दिन से मैं प्रयास कर रहा हूं और कह रहा हूं कि क्लास को जब देखने आओ तो यार अपने टेलीग्राम मेरे भाइयों, अपने व्हाट्सएप सारे ग्रुपों में से शेयर किया करो, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके बेटा। तो पहले तो ये बता दो कमेंट करके बस कि राजस्थान से संबंधित जो शब्दावली रहेगी वो 3 रहेंगी, ए, बी और सी। ए का मतलब उष्ण, बी का मतलब शुष्क और सी का मतलब उपोष्ण। अब राजस्थान के अंतर्गत हम तो बोल रहे थे कि सर 4 टाइप हैं, तो 4 टाइप कैसे बनेंगे मेरे भाइयों? तो अभी बनाएंगे ना। पहले ऐसा करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत इन 3 शब्दावलियों को बाहर निकाल लेते हैं। जी सर, ए, बी और सी, इनको राजस्थान के अंतर्गत अपन बाहर लेके आ जाते हैं। ओके सर। तो सुनिए मेरे भाइयों, राजस्थान के अंतर्गत ये शब्दावली अपन लेके आते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, हमारे पास विश्व से कितने शब्द मिले? 1 मिला ए, 1 मिला बी और 1 मिला सी। ध्यान रखना, ए का मतलब क्या था? उष्ण था। बी का मतलब क्या था? शुष्क था। ओके सर। और सी का मतलब क्या था? उपोष्ण था। ओके सर, डन। और इधर की साइड में मैं आपको समझाने के लिए रफली कार्य में यहां राजस्थान बना लेता हूं। ठीक है सर, ये अपना कौन हो गया? राजस्थान। ओके सर। अब ए का मतलब उष्ण, जिसको ये कोपेन काम में लेता है, वो ए वाला हिस्सा ये रहा। बी का मतलब शुष्क, पूरा डेजर्ट जो एरिया है वो वाला हिस्सा ये रहा। ओके। और सी का मतलब ये रहा। ओके सर, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आराम से समझना चीजों को, जिससे कभी फिर दोबारा रटना ही नहीं पड़े। अब बताइए, ए का मतलब उष्ण, ये वाला हिस्सा रहेगा जी गुरुजी। बी का मतलब शुष्क, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया आ जाएगा, मरुस्थल वाला। ओके सर। और सी का मतलब उपोष्ण। ये सर आप तो कह रहे थे 4 होने चाहिए, ये तो 3 ही है। हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे। अब सुनो, अब क्या होगा यहां पे, इसके बाद ये जो बी वाला पोर्शन है इसे ये 2 भागों में बांटते हैं, बड़ा डब्लू और बड़ा एस। ओके सर। इनका मीनिंग क्या होता है? बड़ा डब्लू और बड़ा एस का मीनिंग क्या होता है मेरे भाइयों? तो बड़ा डब्लू का मीनिंग होता है होल एरिड, और आपके एस का मतलब होता है सेमी एरिड। आप इसे वैसे समझ सकते हैं हिंदी में, होल एरिड का मतलब होता है मेरे भाइयों शुष्क मरुस्थल, और सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। बिल्कुल। तो इसका मतलब रहेगा आपके बड़े डब्लू का मेरे भाइयों, इसको आप कहेंगे शुष्क मरुस्थल। ओके सर। और बड़े एस का रहेगा सेमी एरिड, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ओके सर, डन। और सी के आगे लगेगा मेरे भाइयों डब्लू, छोटा डब्लू, और ए के आगे भी लगेगा छोटा डब्लू। अब सर छोटे डब्लू का मीनिंग क्या होता है? तो बेटा छोटे डब्लू का मीनिंग होता है विंटर ड्राई। क्या होता है? विंटर ड्राई। मतलब कि ऐसा इनका कहना है कि राजस्थान में शीत ऋतु भी शुष्क के समान होती है। चलिए ठीक है, शीत शुष्क। मेरे भाइयों इससे आपको कोई टेंशन नहीं है, छोटे डब्लू से ये हर जगह आपका लगने वाला है।
अभी आपने क्या देखा, तीन शब्द मेन देखे, ए बी और सी। ए का मतलब है उष्ण, मैंने वो वहां लिख दिया। बी का मतलब है शुष्क, मैंने ये यहां लिख दिया। और सी का मतलब है उपोष्ण, वो मैंने वहां लिख दिया। अब मैंने बी को वापस से दो भागों में बांटा जी गुरुजी। एक तो आपका बड़ा डब्ल्यू और बड़ा एस, होल एरिड और सेमी एरिड। होल एरिड का मतलब रहेगा शुष्क मरुस्थल और सेमी एरिड का मतलब रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब आप ही बताइए, बी के साथ बड़ा डब्ल्यू जो जाएगा और बड़ा एस जाएगा, तो बताइए शुष्क मरुस्थल मतलब ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं। गजब की बात गुरुजी, ये वाला जो एरिया रहेगा, बताइए वो बड़े डब्ल्यू की कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और बड़ा जो एस रहेगा वो ये रहेगा। इसका मतलब भाई साहब यहां पे ये समझ में आया कि ये ऑलरेडी पहले से क्या था मेरे भाइयों, ये आपका शुष्क मरुस्थल, सॉरी शुष्क था। बी का मीनिंग क्या था? शुष्क। ये पूरा एरिया शुष्क था, ठीक है। अब इस शुष्क में भी मेरे भाइयों आपको ये ध्यान रखना है, पूर्णतः शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो पूर्णतः शुष्क मरुस्थल ये वाला बी है, पहला वाला। तो इसके साथ आ जाएगा डब्ल्यू और यहां आ जाएगा क्या? एस। और बताइए सी के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू सर। और ए के आगे क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आई? तो इसका मतलब पहले मैंने तीन शब्द निकाले, तीन से ये चार कैसे बनते मैंने आपको ये बताया। बीच वाले बी को दो भागों में बांटा, बड़ा डब्ल्यू और बड़ा एस। बड़े डब्ल्यू का मीनिंग शुष्क मरुस्थल, तो ये पूरा एरिया जो शुष्क था, इसमें शुष्क मरुस्थल डिफाइन होता है इधर पश्चिम वाली साइड में, यहां सबसे कम वर्षा होती है। तो वहां लिखा मैंने वी डब्ल्यू, दूसरे वाले में लिख दिया मैंने वी एस। यहां सी था तो उसके आगे लग गया डब्ल्यू और ए के आगे भी लग गया डब्ल्यू। ओके सर, डन। अब देखो यहां तक जो शब्दावली आपके पास तैयार हो चुकी है, वो यहां तो हो चुका है ए डब्ल्यू और यहां पे आ चुका है आपके पास बी डब्ल्यू, सॉरी बी एस। क्या आ चुका है? बी एस। और यहां पे आ चुका है आपके पास बी डब्ल्यू और बेटा इस जगह पे आ चुका है आपके पास सी डब्ल्यू। ओके सर। अब भाई साहब ये वाली शब्दावली तो कंप्लीट हो गई है। फिर यहां पे लगता है बेटा एच और यहां पे भी लगता है एच। अब सर एच का मीनिंग क्या है वो भी आप समझेंगे। एच का मीनिंग है बेटा औसत तापमान। औसत तापमान मेरे भाइयों ध्यान रखना 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? अधिक हो। औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? अधिक। अब आप खुद ही कमेंट करके बताओ मुझे, क्या भाई साहब जो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहेगा वो इस एरिया में रहेगा या सी वाले एरिया में रहेगा या बी वाले एरिया में रहेगा? तो आपका एक ही जवाब निकल के आएगा कि सर बी वाले एरिया में रहेगा। ये डेजर्ट एरिया है तो यहां पे तापमान ज्यादा रहेगा। तो फिर एक बात बताइए ना भाई साहब, जब बी वाले एरिया में रहेगा तो फिर एच यहीं लगा देते हैं ना। बात तो सही कह रहे हो गुरुजी। तो इन दोनों शब्दावलियों में लगता है क्या? एच और एच। ओके सर, डन। फिर भाई साहब यहां पे लगाते हैं भाई साहब हमारे जी। अब सर इस जी का मीनिंग क्या है? तो जी का मीनिंग रहेगा मेरे भाइयों ध्यान रखना, गंगा तुल्य मैदानी भाग। इस जी का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा बेटा? गंगा तुल्य मैदानी भाग। तो भाई साहब जी से गंगा तुल्य मैदानी भाग कैसे हुआ सर? मैं बताऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। सी वाले पोर्शन के आगे मैंने जी लगाया, आप तो एक बार आंख बंद करके जी लगा दो, ठीक है सर। पर लेकिन सर ये गंगा तुल्य मैदानी भाग कैसे हुआ, मैं समझाता हूं। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है ये बना हुआ है बनास, चंबल और माही के योगदान से। बिल्कुल सही कह रहे। तो बताइए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास इस मैदान का निर्माण करती है सर। तो बनास जाके मिलती है चंबल में, तो बनास का मैदान चंबल का मैदान हुआ, राइट सर। और चंबल जाके मिलती है यमुना में, तो यमुना का जो मैदान है वो चंबल का मैदान हुआ या बनास और चंबल का मैदान यमुना का मैदान हुआ? बिल्कुल राइट सर। और यमुना जाके मिलती है गंगा में, तो फिर बताइए बनास का मैदान चंबल का मैदान हुआ, बनास और चंबल का मैदान यमुना का मैदान हुआ और बनास, चंबल और यमुना का मैदान गंगा का मैदान हुआ। इसीलिए भाई साहब यह कौन सा शब्द यूज हुआ है? जी यूज हुआ है। बोलो बात डन है या नहीं है? बिल्कुल मेरे भाइयों, एक ही बार में बात समझ में आई ना। तो भाई साहब ऐसे कुछ शब्दावली आपकी फिक्स की गई है राजस्थान में। ए का मतलब भाई साहब ए के आगे डब्ल्यू लगाओगे ए डब्ल्यू बन जाएगा। बी का मतलब बी के आगे शुष्क है। सी का मतलब उपोष्ण है। पहले इनको रखोगे, उसके बाद आगे के शब्द कैसे कैसे लगेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई साहब मरुस्थल में आपके दो टाइप के शब्द चलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी गुरुजी बिल्कुल। और वो कौन कौन से हैं? एक बड़ा डब्ल्यू और एक बड़ा एस। बड़े डब्ल्यू का मतलब है शुष्क मरुस्थल और बड़े एस का मतलब है अर्ध शुष्क। अब देखो बताइए, मैं इनको एक बार और मिटा देता हूं आपके लिए, ठीक है गुरुजी? एक बार और मिटा देता हूं बेटा आपके लिए, है ना। अब आप कोशिश करना
क्या आप सीख पाए? जी गुरुजी, कोशिश करना बेटा एक बार, है ना, क्या आप सीख पाए? इनकी विशेषताएं और वो तो मैं 1 मिनट में याद करा दूंगा, जिले फिले, उनकी टेंशन नहीं है। पहले तो ये वाली बात, यहां पे एक शब्द था हमारे पास, ओके सर देख लेंगे, और यहां पे ये, अब देखो हमारे पास शुरुआत में 3 वर्ड थे, तो बताइए ये उष्ण वाली कंडीशन को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है सर। तो बताइए मैंने बेटा इस जगह पे क्या लिखा हुआ था? ए। बिल्कुल ठीक है सर। बताइए ये आपका मरुस्थल वाला एरिया है, और मरुस्थल मतलब वहां पे कंडीशन कैसी है? शुष्क। तो इस पूरे एरिया में मैंने एक शब्द लिखा, क्या? बी। ओके सर, डन है, बी। ओके। फिर ये बीच वाला जो भाग था इसमें मैंने लिखा सी। ओके सर, डन है। फिर ए के पीछे क्या लगाया? डब्लू। सी के पीछे क्या लगाया? डब्लू। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि बी जो है वो 2 पोर्शन में जाएगा, इसमें से एक भाग तो ऐसा बनता है जिसे होल एरिड कहते हैं, जो पूर्णतः शुष्क है, शुष्क मरुस्थल की कंडीशन फॉलो करता है, और एक बनता है एस वाला भाग जो सेमी एरिड है, अर्धशुष्क मरुस्थल है। तो बताइए बी भी तो दोनों में ही चलेगा, बिल्कुल के दोनों ही शुष्क है, लेकिन एक पूर्णतः शुष्क है तो वहां पे तो लगा था बड़ा डब्लू, और एक सेमी एरिड है, अर्धशुष्क है, तो वहां लगा था एस। फिर हमने अगली शब्दावली क्या देखी थी? ऐसा एरिया जहां पे टेम्परेचर अधिक रहता है, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो वहां पे क्या लगाते हैं अपन? एच। एच, राइट सर। और अब क्या रह गया था मेरे भाइयों? यहां डब्लू, यहां डब्लू, और ये गंगा का मैदानी भाग है तो सी डब्लू जी। बात तो सही है गुरुजी। अब बात सही है तभी तो बताया जा रहा है भाई साहब। अब इनके हिंदी मीनिंग क्या रहेंगे मेरे भाइयों? इनको हिंदी में किस प्रकार से आप लिखोगे, हिंदी शब्दावली क्या होगी, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। टेंशन नहीं लेने का है मेरे भाइयों। चलिए सर, तो वो जब अपन नेक्स्ट पेज के अंतर्गत आएंगे कि इसके हिंदी मीनिंग क्या रहेंगे, तो यहां पे आइए बेटा, है ना। जी गुरुजी, सबसे पहले तो ये वाला एरिया अपने पास जो आया था जिसको अपन ने एडब्ल्यू कहा था, ओके सर। फिर बेटा ये वाला एरिया जो अपने पास आया है, ओके सर, और बाद में ये वाला एरिया आपके पास रह ही जाएगा, ओके। तो ये वाला एरिया जो आपके पास रहने वाला है, ठीक है सर। और इसमें भी मेरे भाइयों ये वाला एरिया, जी गुरुजी, ये वाला एरिया। अब सुनो आराम से, ये हमारे पास 4 पोर्शन है, ओके सर। हमने जो इसमें लिखा है भाई साहब वो लिखा है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ओके सर। हमने यहां पे लिखा है वी एस एच डब्ल्यू, और यहां पे हमारा लिखा हुआ है सी डब्ल्यू जी, और यहां पे है हमारा ए डब्ल्यू। हर एक बच्चा मेरे को एक बार ये बताएगा, बताइए इधर से इधर वर्षा बढ़ती है या घटती है? जब मैं मानसून आपको पढ़ा रहा था तो बताइए आप, सर इधर से इधर तो वर्षा बढ़ती है। अब जब वर्षा बढ़ती है तो फिर भाई साहब आपको नाम देने में क्या जोर पड़ रहा है? बताइए, जब इधर से इधर वर्षा बढ़ती है तो बताइए यहां सबसे कम वर्षा होगी तो इस वाली जगह को बोलेंगे शुष्क। बात तो सही है। और अगली वाली में वर्षा इससे ज्यादा होती है तो उसे बोलो अर्धशुष्क। बात तो सही है। और इससे इन दोनों से ज्यादा यहां पे होती है तो इससे बोलो शुष्क। अर्धशुष्क के बाद आता है उपाद्र। बात तो सही है। और इन तीनों से ज्यादा यहां पे होती है तो इसे बोलो आर्द्र व अतिआर्द्र। तो पहले वाले को क्या बोलना है? शुष्क, दूसरे वाले को अर्धशुष्क, तीसरे वाले को उपाद्र, चौथे वाले को आर्द्र व अतिआर्द्र। सबसे ज्यादा वर्षा होती है। रटना नहीं है मेरे भाई, रटना नहीं है, इजी है। तो पहले वाले को शुष्क, दूसरे वाले को अर्धशुष्क, तीसरे वाले को उपाद्र, चौथे वाले को आर्द्र व अतिआर्द्र। कुछ इनके जो नाम यहां पे हैं उनके आधार पर बोल सकते हैं भले ही आप। जैसे अब सुनो मेरे भाइयों, क्या बोलेंगे आप? जैसे ये है आपका, तो बी का मीनिंग क्या था आपका? शुष्क था वैसे भी, तो इसे आप कह सकते हैं शुष्क। और ये डेजर्ट वाला एरिया शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो बेटा इसे क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ओके सर, डन। फिर चलता हूं मैं बी एस एच डब्ल्यू के ऊपर। तो बताइए मैं इसे क्या कह रहा हूं? सर इसे आप अर्धशुष्क कह रहे हो, बिल्कुल राइट। तो इसे बेटा आप अर्धशुष्क, या एस का मीनिंग क्या था? तो बड़े एस का, ये तो सेमी एरिड था इसलिए अर्धशुष्क लग गया। और यहां पे एक वनस्पति पाई जाती है उसे भी ध्यान रखेंगे, स्टेपी। तो अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश से बोलते हैं। तो बताइए जहां पे सबसे कम वर्षा होती है वहां पे मैंने क्या लिखा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। यहां क्या लिखा है? अर्धशुष्क। जैसे ही आप इधर के अंतर्गत जाओगे तो इसको क्या कहेंगे बेटा आप? या तो कहो उपाद्र, ओके सर, या सी का मीनिंग होता है उपोष्ण। उपाद्र या उपोष्ण जलवायु प्रदेश, उपाद्र या उपोष्ण जलवायु प्रदेश, ओके सर। और जब बात आती है किसकी सर? ए डब्ल्यू वाले की बात आती है। किसकी आती है? ए डब्ल्यू वाले की बात आती है मेरे भाइयों। तो ए डब्ल्यू को आप क्या कहेंगे ये भी ध्यान रहे। तो आर्द्र व अति आर्द्र, आर्द्र व अति आर्द्र
जलवायु प्रदेश, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ए का मतलब होता है उष्ण, तो आप उष्ण भी लगा सकते हैं कि उष्ण आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। बिल्कुल गुरुजी, ए का मतलब उष्ण होता है। तो बताइए, इनको कहीं पे भी नाम देने में मुझे नहीं लगता यार कोई तकलीफ आपको होनी चाहिए भाई साहब नाम देने में। पहले वाले को शुष्क बोल देंगे, डेजर्ट एरिया है तो मरुस्थल बोल देंगे, दूसरे वाले को अर्धशुष्क बोल देंगे, और या फिर वहां वनस्पति पाई जाती है स्टेपी, वो बोल सकते हैं। तीसरे वाले को भाई साहब उपाद्र या सी से उपोष्ण बोल सकते हैं। चौथे वाले को आर्द्र व अति आर्द्र या ए से उष्ण बोल सकते हैं। भाई साहब टेंशन ही नहीं है, विषय टेंशन का है ही नहीं 1%। अब चलते हैं सर वेजिटेशन, इसमें कौन कौन सा मिलेगा। इस वाले शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो वनस्पति पाई जाती है उसे ध्यान रखना, उसे कहा जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स या मरुदभिद वनस्पति, इस वाले जलवायु प्रदेश में ये वेजिटेशन मिलेगा, जिसे ध्यान रखेंगे आप जीरोफाइट्स या मरुदभिद वनस्पति कहेंगे। दूसरे वाले में जो वनस्पति मिलती है बेटा, इसे भी ध्यान रखना, ये है आपकी स्टेपी वनस्पति। कौन सी बेटा? स्टेपी वनस्पति। तीसरे वाले में जो वनस्पति मिलेगी इसे आप कहेंगे पर्णपाती या पतझड़, या मेरे भाइयों ध्यान रखना मानसूनी। पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी वनस्पति इसमें पाई जाती है। और लास्ट वाले में वनस्पति का टाइप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सवाना वनस्पति। कौन सी वनस्पति? सवाना। तो इसका मतलब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आपको ये हिंदी के भी नाम मालूम होने चाहिए और वेजिटेशन भी मालूम होना चाहिए कि कौन से जलवायु प्रदेश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। पहले ये बताइए, यहां तक क्लियर है? जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी बात इसमें से और यहीं से क्या याद रखनी है भाई साहब, जो ये वाला है ना, ये वाला, ये ध्यान रखना कोपेन का सबसे बड़ा है। इसका मतलब कोपेन का, मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे, आपसे कभी पूछा जाए कि कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखना कोपेन का जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो मेरे भाइयों ये वाला रहेगा, VSH। और आपसे पूछा जाए बेटा ये कि कोपेन का सबसे छोटा, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों कोपेन का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, तो बेटा कोपेन का सबसे छोटा जो जलवायु प्रदेश रहेगा, जी गुरुजी, कोपेन का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश रहेगा वो कौन सा रहेगा? AW रहेगा। तो पहले तो यहां पे आपको नाम देना आना चाहिए, इंग्लिश की शब्दावली लिखना आना चाहिए, और वेजिटेशन का पता हो कौन कौन सा रहेगा। अब रही बात विस्तार की, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 1 मिनट में विस्तार सेट कर देंगे। पहले तो यहां तक मेरे को एक बार कमेंट करके ये बता दो कि भाई साहब बात यहां तक समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ कि आप इंग्लिश के नाम देना सीख गए, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख गए, और वेजिटेशन क्या रहेगा आपको ये आ गया। एक बार कमेंट करके बता दो बस, अगर यहां तक बात आपके समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। करीना, जरूर आपको सफलता हासिल होगी पक्का। बेटा CWG सबसे बड़ा नहीं है, वो कोई बात नहीं, मेरे से थोड़ा सा कच्चा मैप है, इसमें लाख अशुद्धियां हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। CWG नहीं, बड़ा कौन सा रहेगा बेटा? VSHW रहेगा, है ना बेटा? हाँ, वो तो लाख अशुद्धियां हैं, मैंने कच्चा मैप बनाया है इसलिए बेटा। ओके सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब बेटा इसका विस्तार कैसे याद करना है वो आप मेरे पे छोड़िए, चलिए अभी बता देते हैं भाई साहब विस्तार कैसे याद करना है। जी गुरुजी बताइए। तो भाई साहब यहां पे अब काम करते हैं अपन अगले पेज के ऊपर। जी गुरुजी, और अगला पेज क्या है भाई साहब? अगले पेज पे मैं आपके लिए एक मैप ले लेता हूं जी गुरुजी, और विस्तार को कैसे उड़ाएंगे वो मुझे पता है भाई साहब, आप तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। ओके सर, डन। और भाई साहब विस्तार कैसे याद करना है वो तो आपको मैं सिखाऊंगा आज। जी गुरुजी बताइए। भाई साहब यहाँ पे आपके जिले जो आएंगे वो कौन कौन से रहेंगे, यहाँ पे जो आपके जिले रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, और इस जगह पे जो जिले रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात यही क्लियर कर दीजिए आप कि भाई साहब इधर जो शब्दावली मिली है आपकी इस जगह पे, वो रही है मेरे भाइयों आपकी BWHW। ओके सर, यहाँ जो शब्दावली रही है वो रही है VSHW, और यहाँ जो शब्दावली रही है वो रही है CWG, और यहाँ पे जो शब्दावली रही है वो रही है AW। तो इसका मतलब यहाँ पे जो शब्दावली है वो BWHW, यहाँ पे VSHW, और यहाँ पे रहेगी CWG, और यहाँ पे है आपकी AW। अब इनमें विस्तार कहां कहां पे रहेगा ये देखिए मेरे भाइयों। सबसे पहले इधर चलते हैं। जी गुरुजी बिल्कुल चलिए। भाई साहब मेरे कहने से आप ऐसा कीजिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा नीचे की तरफ से कहां से प्रारंभ होती है?
आप कहेंगे सर बाड़मेर से प्रारंभ होती है, तो मैं तो ये भी कह रहा हूं बाड़मेर नहीं लेना है। अच्छा सर, हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा जहां बाड़मेर से प्रारंभ होती है वो नहीं लेना है। फिर सर हम ऊपर तक कहां तक जाएंगे, जहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा जानी है वहां तक जाना है। लेकिन सर आपने तो बाड़मेर नहीं लिया, तो क्या हुआ, इसकी भरपाई मैं वहां कर दूंगा ना, बाड़मेर की जगह आगे बढ़ के हनुमानगढ़ ले लूंगा। बात तो सही कह रहे हैं सर। इसका मतलब ये बाड़मेर से शुरू नहीं करना है, कहां से करना है, तो सर एक रहेगा इसमें जिला जैसलमेर, ओके सर डन। एक जिला रहेगा मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे फलौदी, ओके सर डन। एक जिला रहेगा जिसको आप कहेंगे बीकानेर, ओके सर। एक जिला रहेगा आपका इसमें श्रीगंगानगर, ओके सर। एक जिला रहेगा हनुमानगढ़, ठीक है सर। और मेरे भाइयों आपके चूरू का कुछ भाग रहेगा, तो ध्यान रहे आंशिक चूरू। इसका मतलब इसमें आने वाले जो जिले रहेंगे उसमें जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आंशिक चूरू, ओके सर डन। अब बताइए यहां से एक नदी भी प्रवाहित होती है आपकी, और उस नदी का नाम है मेरे भाइयों घग्गर नदी। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो भाई साहब कल को वो कहे कि घग्गर बेसिन का भाग किस में आता है, तो ध्यान रखना घग्गर बेसिन का भाग इसी में आता है, BWHW के अंतर्गत, ओके सर डन। कोई दिक्कत, तो जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आंशिक चूरू इसमें रहेगा। अब चलते हैं सेकंड वाले स्टेप के अंतर्गत, ओके सर। चलिए सेकंड वाले स्टेप में क्या रहेगा, रट्टा नहीं मारना है। तो सर कैसे याद करेंगे, अरे भाई साहब शेखावाटी, गजब गुरुजी गजब। फिर भाई साहब, अरे यार वही तो बात है भाई साहब, नागौर या मध्य बिंदु, ओके सर, ऐसे लिख देते हैं नागौरी उच्च भूमि, ओके सर, ये नागौरी उच्च भूमि। और प्लस सर, अरे प्लस क्या है, लूनी बेसिन, प्लस क्या है, लूनी बेसिन। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं, हम बताते हैं ना कैसे याद करना है बेटा। आइए शेखावाटी का मीनिंग बताइए। 3 जिले हो गए आपके पास, बिल्कुल सर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। चूरू भाई दोनों तरफ है, उधर आंशिक इधर मुख्य रूप में है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। नागौर उच्च भूमि में आप 2 जिले ले लेंगे, जी सर, एक नागौर और एक डीडवाना कुचामन। अब रहा आपका लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन का मतलब होता है जिस जगह से लूनी अपने मिट्टी के बारीक कणों को जमाना प्रारंभ करती है नदी, उस जगह से बनता है लूनी नदी का लूनी बेसिन। तो भाई साहब लूनी बेसिन में कौन कौन आएगा, ध्यान से सुनना। इधर से आ जाएगा पाली, डन सर। इधर से आ जाएगा जोधपुर, ओके सर। इधर से आ जाएगा भाई साहब आपका बाड़मेर, ओके सर। अंतर्वर्ती आ जाएगा बालोतरा, और ये आ जाएगा जालौर। तो भाई साहब इसको ऐसे याद रखना है कि BSHW में शेखावाटी रहेगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सेंटर पॉइंट रहेगा नागौर और डीडवाना कुचामन, और लूनी बेसिन के जिले रहेंगे पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। बोलो डन है मामला। अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया। अरे होगा क्यों नहीं भाई साहब, शेखावाटी इसमें रहेगा, नागौरी उच्च भूमि रहेगा और लूनी बेसिन रहेगा, ओके सर। अब मैं याद कराऊंगा आपके लिए AW वाले जिले। चलिए सर AW वाले करा दीजिए। हाड़ौती में से बस अंदर वाला जिला नहीं लेना है, बूंदी को हाथ नहीं लगाना है, बाकी सारे जिले लेने हैं। मतलब सर, मतलब साफ साफ है, एक कोटा को लेना है, एक बारा को लेना है और एक झालावाड़ को लेना है। तो कोटा, बारा और झालावाड़, ओके सर डन है मामला। फिर चलते हैं इधर की तरफ। तो यहां से सबसे दक्षिणी जिला लेना है बांसवाड़ा। इधर की तरफ से आएंगे तो एक जिला लेना है डूंगरपुर। इधर की तरफ से आएंगे तो एक जिला लेना है प्रतापगढ़। यहां अंतर्वर्ती जिला जो उदयपुर से अलग हुआ है सलुम्बर। और भाई साहब दक्षिणी उदयपुर भी लेना है, दक्षिणी उदयपुर। और कुछ भाग आपका आंशिक चित्तौड़गढ़ का भी रहेगा। किसका रहेगा बेटा, आंशिक चित्तौड़गढ़ भी इसमें रहेगा, ओके सर। तो यहां मैंने कैसे कैसे लिए, पहले तो कंप्लीट जिलों पे ध्यान दीजिए आप। हाड़ौती में बूंदी को हाथ नहीं लगाना, तो कोटा, बारा और झालावाड़। दक्षिण राजस्थान से 3 जिले लेने हैं आपको, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 6 तो ये हो गए। अब आपको क्या करना है, कुछ आंशिक आंशिक और पकड़ने हैं। उदयपुर का दक्षिणी भाग, आंशिक चित्तौड़गढ़ और एक सलुम्बर। तो 3-3 के ग्रुप में याद करेंगे। 3 हाड़ौती से बूंदी को हाथ नहीं लगाना, कोटा, बारा, झालावाड़। 3 दक्षिण राजस्थान से बांसवाड़ा, दाया और बाया, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 3 और 3 और रह रहे अभी आपके। तो कुछ आंशिक आंशिक रहेंगे, जैसे उदयपुर आंशिक रहेगा, चित्तौड़गढ़ आंशिक रहेगा और एक कोने उदयपुर से जो अलग हुआ है सलुम्बर, ओके सर। अब बताइए बचे कुछ सब जिले किस में चले जाएंगे, CWG में चले जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर। सीकर, चूरू, झुंझुनू तक आप आ ही गए थे। तो बताइए अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, अलवर बचा हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसके अलावा आपके पास क्या बचा हुआ है,
कोटपुतली बहरोड बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है सर। इसके अलावा आपके पास खैरथल तिजारा भी है, बिल्कुल है सर। इसके अलावा आपके पास डीग है, भरतपुर है मेरे भाइयों, धौलपुर बचा हुआ है, करौली है जी गुरुजी। इसके अलावा सवाई माधोपुर भी है। इसके अलावा बेटा बूंदी भी आपके पास है, टोंक भी है, दौसा भी है, राइट कह रहे हैं सर, दौसा भी है। इसके अलावा मेरे भाइयों आपके पास राजसमंद भी है। इसके अलावा उदयपुर का आंशिक उदयपुर भी है, बिल्कुल सर, आंशिक उदयपुर भी है। इसके अलावा मेरे भाइयों आंशिक चित्तौड़गढ़ भी है, दोनों तरफ चलेगा ये, आंशिक चित्तौड़गढ़ भी है। और इसके अलावा मेरे भाइयों आपके पास भीलवाड़ा भी है। तो ये जो जिले आपके बचे हुए हैं ये किस में चले जाएंगे? CWG में। अब मेरे को हर एक बच्चा कमेंट करके एक बार ये और बताओ, क्या जिले याद हुए या नहीं हुए? जल्दी से बताओ, जिले याद हुए या नहीं हुए? शुरुआत में क्या रहेगा? BWHW में कहां से चालू करोगे? जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आंशिक चूरू। सेकंड वाले में कैसे याद करोगे? शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, लूनी बेसिन नागौरी उच्च भूमि में नागौर और डीडवाना, कुचामन। और मेरे भाइयों अपन लूनी बेसिन की तरफ जाएंगे तो लूनी बेसिन के अंतर्गत रहेंगे नागपाड़ी, अजमेर से निकलने वाली इस नदी में पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और जालौर। ठीक है सर। और बचे कुछ मेरे भाइयों फिर मैंने AW में भी तो बताया आपको, 3 हाड़ौती के कोटा, 12 झालावाड़, 3 दक्षिण राजस्थान से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 3 कुछ आंशिक रूप में लेने हैं, 1 उदयपुर, 1 चित्तौड़गढ़, 1 सलूम्बर। ठीक है। बचे कुछ जितने भी रह गए वो सब इधर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ और भी रह गया है, जैसे अजमेर है, बिल्कुल राइट है सर, अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर। इसका मतलब सब बचे कुछ किसके अंतर्गत आ जाएंगे? CWG के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बताइए ये याद हुए या नहीं हुए? याद हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। जयपुर भी इसी में आ जाएगा। जब कोटपुतली बहरोड आ रहा है तो ये लीजिए, जयपुर भी इसी का पोर्शन रहेगा। मैं कह तो रहा हूं बचे कुछ सब किस में आ जाएंगे बेटा? CWG के अंतर्गत आ जाएंगे। बोलो मामला डन है? बिल्कुल गुरुजी डन है। इसका मतलब कॉपी में से अब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात सर क्या बताने वाला हूं वो सुनिए। बताइए ये जो जलवायु प्रदेश है आपका BWHW, क्या मैं इसमें यह कह सकता हूं कि न्यूनतम वर्षा वाला है? अरे सर बिल्कुल कह सकते हैं, यहां तो न्यूनतम वर्षा ही होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है? बिल्कुल सर न्यूनतम वनस्पति रहती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें न्यूनतम जनसंख्या वाला है? अरे सर बिल्कुल कह सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या। क्या मैं इसमें यह कह सकता हूं कि इस जलवायु प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल कह सकते हैं सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस जलवायु प्रदेश में दैनिक तापांतर अधिक रहता है? बिल्कुल कह सकते हैं सर, दैनिक तापांतर। क्या मैं ये कह सकता हूं इस जलवायु प्रदेश में आकलबुड़ फॉसिल्स पार्क है? आकलबुड़ फॉसिल्स पार्क है, बिल्कुल कह सकते हैं सर, आकलबुड़ फॉसिल्स पार्क। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जल पट्टी पाई जाती है? अरे सर बिल्कुल कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर कि इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जल पट्टी? सर मैं ये भी कह सकता हूं इस जलवायु प्रदेश में घग्गर बेसिन स्थित है। बिल्कुल कह सकते हैं सर। भाई साहब उसकी मर्जी वो विशेषता के रूप में क्या पूछे, बस हमें तो इतना आना चाहिए कि आपका विस्तार कहां पे है, वेजिटेशन क्या है और जलवायु में उसका नाम इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है। उसके बाद विशेषता तो डिपेंड करेगी कि आपने पीछे का रिवीजन कर कितने अच्छे तरीके से रखा है। वो तो कहेगा भाई साहब आपका न्यूनतम जनसंख्या किसमें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसमें, न्यूनतम वर्षा किसमें, न्यूनतम वनस्पति किसमें है। इसके अलावा आकलबुड़ फॉसिल्स पार्क कहां है, जलपट्टी कहां है, पीवड़ा कहां है जी, घग्गर बेसिन कहां है, वो तो कहेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए मेरे भाइयों। समझ गए बेटा? वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड वाले में, VSHW में। बताइए कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, राइट। इसके अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र आता है, राइट। इसके अंतर्गत नागौरी उच्च भूमि आता है, राइट। इसके अंतर्गत लूनी बेसिन आता है, एकदम राइट गुरुजी। और भाई साहब अरावली यहां पे बनती है, तो बताइए अरावली के जस्ट पश्चिम में है, एकदम राइट भाई साहब, गजब की बात। फिर वो आएगा CWG के अंतर्गत, तो वो तो कहेगा भाई साहब CWG में कि यह सर्वाधिक जनसंख्या है, बिल्कुल। वो तो कहेगा आपसे कि यहां पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, बिल्कुल। इसमें राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग आता है, बिल्कुल आता है सर, पूर्वी मैदानी भाग। वो तो कहेगा ये कृषि की दृष्टि से जलोढ़ मैदानी भाग है, बिल्कुल है सर, जलोढ़ मैदानी भाग। वो तो कहेगा इसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। वो तो कहेगा इसमें सर्वाधिक संभाग आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर।
फिर आ जाते हैं एडब्ल्यू के अंतर्गत, वो तो कहेगा सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है, सर्वाधिक वनस्पति वाला प्रदेश है, इसमें राजस्थान का हाड़ौती का पठार आता है, इसमें माही बेसिन आता है, इसमें राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आता है। उसे कौन रोकेगा इन सारी विषय। मैं ये कह रहा हूं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो तुमने पूरी ज्योग्राफी यहां तक जितने भी टॉपिक पढ़ लिए उन सबको लाके उतार दीजिए, कौन मना कर रहा है, वो भी आ जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो मेरे भाइयों यहां तक आपको बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल आ गई सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे, और देखो मैंने एक एक को फिर यहां पे लगा रखा है। सबसे पहले लगा हुआ है BWHW, इसको कहते हैं हिंदी में मेरे भाइयों बोलो क्या? शुष्क या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। शुष्क या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब सुनना मेरे भाइयों, यहां वनस्पति जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? तो मैं पहले भी आपको बताया था कि यहां जो वेजिटेशन रहेगा मेरा वो रहेगा जीरोफाइट्स, या मेरे भाइयों यहां पे जो वनस्पति रहेगी वो रहेगी मरुदभिद। ओके सर। विस्तार की बात अगर अपन करेंगे कि यहाँ विस्तार किस किस का रहेगा या कौन कौन से जिले का रहेगा, तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था ये कि यहाँ पे एक तो जैसलमेर रहेगा जी गुरुजी, एक इसके अलावा इसमें बीकानेर आएगा, नवीन जिलों के अकॉर्डिंग इसमें फलौदी भी ऐड होगा, बिल्कुल होगा सर। इसके अलावा आगे की तरफ चलेंगे, इसमें तो फिर आ जाता है आपका श्री गंगानगर भी आ जाता है सर। फिर इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ भी आ जाता है, और सर ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत आंशिक चूरू का भी भाग आता है बेटा। किसका? आंशिक चूरू का भाग आता है। अब चलते हैं बेटा किसके ऊपर? विशेष के ऊपर। तो पहली बात इसमें विशेष में क्या रहेगी? इस क्षेत्र में वनस्पति सघनता मैंने कहा था कम पाई जाती है, देखिए ये रहा। मैंने कहा था भाई साहब न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, दैनिक तापांतर अधिक, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, जल पट्टी है, घग्गर बेसिन है, मैंने सारी बातें यहां पे आपको बताई हैं इसके अंतर्गत। बस यहां पे एक सिस्टम से अपन लिख रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत पहली बात, इस क्षेत्र में वनस्पति सघनता कम पाई जाती है क्योंकि यहां वर्षा की मात्रा कम होती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बाकी की चीजें भी आप लिख सकते हैं कि यहां न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, बिल्कुल सर। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें रहेंगी वो आपको एक वनस्पति पता होना चाहिए, एक बेटा विस्तार, और कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो वो विशेष के रूप में पता होना चाहिए। बाकी तो पूरी राजस्थान ज्योग्राफी को भले इसमें लिखा जा सकता है, जो जो इसमें कंडीशन अप्लाई होती है उसे। बोलो डन है मामला? ओके बेटा देखो आप अब लेट जुड़ते हो और फिर वापसी ये कहते हो कि सर एक बार समझाओ बेटा, इसकी जो भूमिका बन रही है हम सुबह 8 बजे से इसकी भूमिका बना रहे हैं कोपेन की, और अब आप कह रहे हो तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है ना, सुबह 8 बजे से क्लास में जुड़ा करो बेटा, तभी तो चीजें समझ में आती हैं। अब बता पूरा रिवाइज कैसे किया जाए, कैसे BWHW नाम पढ़ा, इस बी का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग क्या है, एच का मीनिंग क्या है। अब अगर मैं बैकग्राउंड में पीछे की तरफ गया तो पूरा मूवमेंट टूटेगा, तो आप क्या करेंगे, क्लास क्लोज होने के बाद इसे वापस से देख लेंगे तो वापस से समझ में आ जाएगा, नहीं है क्या? बिल्कुल राइट सर। चलिए अब चलता हूं मेरे भाइयों अगले पे, और हमने जो यहां तक कर लिया है मेरे भाइयों वो आपका हो चुका है ये वाला पॉइंट, बिल्कुल हो चुका है सर ये वाला। अब अपन चलेंगे इस वाले पे, और ये है आपका सेकंड वाला जो आ रहा है मेरे भाइयों, इसे आपने कहा है क्या? VSHW। क्या कहा है बेटा इसे? VSHW। इसमें कौन कौन रहेगा तो वो भी देख लीजिए। इसमें एक तो रहेगा मेरे भाइयों सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये वाले पोर्शन रहेंगे, ठीक है सर। इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू रहेगा। एक मेरे भाइयों मैंने नागौरी उच्च भूमि बताया, तो नागौर और कौन लिख लेंगे? डीडवाना, कुचामन लिख लेंगे। और फिर मैंने इधर की तरफ गया तो मैंने बताया पाली आएगा इसमें, मैंने कहा बेटा इसमें जोधपुर भी आएगा, मैंने कहा बेटा इसके अंतर्गत बाड़मेर भी आएगा, मैंने कहा सर इसके अंतर्गत बालोतरा भी आएगा, और मैंने एक जिला और बताया इसके अंतर्गत कि सर जालौर भी आएगा, बिल्कुल। ये किसके हिस्से रहेंगे? VSHW में आने वाले जिले रहेंगे। ओके सर डन है। चलिए फिर इसमें जब ऐसा देख लेते हैं तो फिर यहां पे आते हैं अपन, आइए ये अपना सेकंड जलवायु प्रदेश आ गया कोपेन का, जिसे आप क्या कह रहे हैं बेटा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इसे बोला जाता है, या मेरे भाइयों इसे स्टेपी जलवायु भी प्रदेश आप कह सकते हो। अर्ध शुष्क या बेटा इसे क्या और कहा जा सकता है? स्टेपी जलवायु प्रदेश भी इसे बोला जा सकता है। तो अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश भी कहा जा सकता है। वनस्पति की बात होती है तो मेरे भाइयों ये नाम वनस्पति के आधार पर रखा गया है, तो इसे वनस्पति आप कौन सी बताओगे? स्टेपी वनस्पति। विस्तार मैंने अभी आपको बताया ही है, शेखावाटी के 3 जिले आएंगे जी गुरुजी, सीकर, चूरू और झुंझुनू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर।
और भाई साहब इसके अलावा लूनी बेसिन का भाग आएगा नागौर और डीडवाना, कुचामन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, नागौर और डीडवाना, कुचामन। इसके अलावा मेरे भाइयों आपका पाली आएगा, बेटा जोधपुर आएगा, इसके अलावा मेरे भाइयों बालोतरा आएगा, इसके अलावा इसमें मेरे भाइयों बाड़मेर आएगा, और इसके अंतर्गत एक पोर्शन रहेगा जिसको आप कहेंगे क्या, जालौर। और भाई साहब विशेष क्या बातें रहेंगी, तो सबसे पहले अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में, अरावली के किधर स्थित है, पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सर। दूसरी बात कॉपेन के अनुसार BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। दो बातें इसके विशेष के रूप में आपको याद रखनी है, ओके सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले पर, और अगला अपना क्या आना चाहिए, ये तो था बेटा अपना BWHW, और ये था मेरे भाइयों VSHW, और अब जो अगले की मैं बात कर रहा हूं वो ये वाला एरिया रहेगा। तो देखो अभी तक अपन ने किसको ले लिया, BWHW को ले लिया, VSHW को ले लिया, और अब अपनी जो बात होने के लिए जा रही है वो रहेगी CWG पर। और CWG के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले रहेंगे, तो अच्छे से सुनना। सीकर तक आप आ जाते हो तो फिर आता है कोटपुतली भैरोड, बिल्कुल सर, कोटपुतली भैरोड। फिर आता है मेरे भाइयों खैरथल तिजारा, बिल्कुल आता है सर, खैरथल तिजारा। फिर आता है आपका अलवर, जी सर। फिर आता है डीग, ओके सर। फिर आता है भरतपुर, राइट। फिर आता है धौलपुर, ओके सर। फिर चलोगे तो करौली आ जाता है इधर से, राइट। फिर चलोगे तो सवाई माधोपुर आ जाता है। फिर यहां से आओगे तो आप बूंदी आ जाता है, इधर से चलोगे तो टोंक आ जाता है, इधर से चलोगे तो दौसा आ जाता है, इधर की तरफ मेरे भाइयों जयपुर है, इधर की तरफ चलोगे तो अजमेर का हिस्सा आता है, इसी में आपके ब्यावर रहेगा, ओके सर। इसी के अंतर्गत मेरे भाइयों राजसमंद रहेगा, ओके सर। इसी के अंतर्गत उदयपुर का भी कुछ भाग रहेगा, इसी में भाई साहब सिरोही रहेगा, ओके सर। और इसी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग रहने वाला, और इसी में रहेगा भीलवाड़ा। ये जो जिले मैंने लिखे मेरे भाइयों ये सब आएंगे आपके CWG के अंतर्गत। अब मेरे को तो बस इतना बताओ, आपको ये कॉपेन इतना टफ लग तो नहीं रहा बेटा जितना है, नहीं लग रहा ना? बिल्कुल, अब ये टफ तो नहीं लग रहा ना? इजी हैं चीजें यार, अगर सही तरीके से पढ़ी जाएं तो मेरे भाइयों बिल्कुल सही कह रहे हो सर। चलिए बेटा अब चलते हैं मेरे भाइयों, ये तो विस्तार हो गया यहां पे देखने के लिए। बेटा इसे क्या बोल सकते हैं आप, उपाद्र या उपोष्ण जलवायु प्रदेश बोल सकते हैं। किसको बेटा, CWG को। वनस्पति जो रहेगी वो ध्यान रहे आपको पर्णपाती या मेरे भाइयों पतझड़ या फिर आपकी मानसूनी वनस्पतियां देखने को मिलेगी। पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी वनस्पति देखने को मिलेगी। और विस्तार की जो मैं बात किया हूं भाई साहब ये रट जाने चाहिए, जिले ही तो मैंने इसमें जिले ही देके तो वो क्वेश्चन करता है, तो रट जाने चाहिए मेरे भाइयों। सीकर तक आ गए, उसके बाद ऐसे मैपिंग के अकॉर्डिंग याद करो। देखो मैं वापस लिखता हूं, फिर एक बार और गुनगुना लो। कोटपुतली भैरोड, बिल्कुल सर। खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा जिसे भले ही आप कह सकते हो भर्तहरि नगर, क्या कह सकते हो, भर्तहरि नगर भी कह सकते हो, जी गुरुजी। खैरथल तिजारा के बाद आप लेके आएंगे अलवर, बिल्कुल सर। फिर लेके आएंगे डीग, ओके सर। डीग के बाद लेके आएंगे आप भरतपुर, राइट सर। भरतपुर के बाद आ जाएंगे आप धौलपुर, और धौलपुर के बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा करौली, जी गुरुजी। करौली के बाद चलेंगे तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद चलेंगे तो बूंदी, बूंदी के बाद चलेंगे तो टोंक, और टोंक के बाद चलेंगे तो दौसा भाई साहब, और दौसा के बाद चलेंगे तो आप जयपुर को पाएंगे, और जयपुर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आप अजमेर को पाएंगे, और अजमेर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आप ब्यावर को पाएंगे, राइट गुरुजी। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप राजसमंद को पाएंगे, फिर उदयपुर को भी पाएंगे मेरे भाइयों आंशिक भाग के रूप में, फिर चित्तौड़गढ़ को भी पाएंगे आप, बिल्कुल गुरुजी। फिर भीलवाड़ा के रूप में भी आप इस एक जिला पाएंगे, और मेरे भाइयों एक जिला आप सिरोही के रूप में भी पाएंगे। तो ये वाले जिले जो रहेंगे यहाँ पे विशेष क्या है सर, विशेष है जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। उपजाऊ मैदानी भाग है और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। और इसी में अगर कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, उपजाऊ मैदानी भाग है। इसके अंतर्गत बीहड़ प्रदेश पाया जाता है, माही नदी बेसिन आता है, बिल्कुल कह सकते हैं बनास नदी का क्षेत्र इसमें आता है, चंबल का क्षेत्र इसमें आता है। कुछ भी मेरे भाइयों इस जगह पे जो पूर्वी मैदानी भाग के संबंध में विशेषता है वो सारी लिखी जा सकती है। यस सर, ओके।
चलिए एक बार कमेंट करके बताओ भाई साहब कॉपेन कैसा समझ में आया है आज, तुम तो ये बता दो बस। चलिए सर अगले स्टेप में बढ़ते हैं मेरे भाइयों। लास्ट स्टेप आपका रह गया ये। और मेरे भाइयों अपन ने जो ये पढ़ा था वो क्या था मेरे भाइयों? ये था बेटा आपका VWHW। जी गुरुजी, ये जो अपन ने पढ़ा था ये था VSHW। ओके सर। और जो अपन अभी देखे थे ये देखे थे CWG। अब अपनी बात रह गई है बस किस पे बेटा? AW के ऊपर रह गई है। और AW को मेरे भाइयों याद कैसे करोगे आप? तो ध्यान रखना, ये आपका कोटा हो गया, ये मेरे भाइयों 12 हो गया, और ये आपका झालावाड़ हो गया। ठीक है, यहां आपका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ के रूप में रहेगा। ठीक है सर, कुछ हिस्सा इधर से उदयपुर के रूप में रहेगा। बाकी ये जो आपका सलुम्बर है ये, और नीचे के 3 जिले इसमें ध्यान रखेंगे जिसमें बांसवाड़ा है। इधर की तरफ से आप आओगे तो ये प्रतापगढ़ है जी गुरुजी, और ये है डूंगरपुर। ओके सर। और ये दोनों जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है ये ध्यान रखना ये आंशिक रूप में है। कैसे रूप में है? आंशिक। तो हाड़ौती के 3 जिले रहेंगे बेटा, कोटा, कोटा, बारां और झालावाड़। दक्षिण राजस्थान के 3 जिले रहेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसके अलावा मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़, उदयपुर का आंशिक भाग रहेगा, और रहेगा भाई साहब क्या? सलुम्बर। अब इसे सर मैपिंग के अंतर्गत देख लेते हैं। मैपिंग के अंतर्गत देखने के बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो उष्ण कहा जा सकता है, ARI, या आर्द्र व अति आर्द्र भी इसे कह सकते हैं। वेजिटेशन यहाँ पे कैसा रहेगा मेरे भाइयों? तो यहाँ वनस्पति जो रहेगी वो ध्यान रखना बेटा सवाना वनस्पति रहेगी। कौन सी वनस्पति रहेगी? सवाना वनस्पति। विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो हाड़ौती का पूरा क्षेत्र आएगा मेरे भाइयों। इसका मतलब कोटा आएगा, 12 आएगा, और मेरे भाइयों झालावाड़ आएगा। ठीक है सर। दक्षिण राजस्थान से जिले आएंगे मेरे भाइयों, जिसमें एक रहेगा बांसवाड़ा रहेगा जी गुरुजी, एक रहेगा आपका डूंगरपुर। ओके सर। और एक रहेगा मेरे भाइयों प्रतापगढ़। ओके सर। फिर कुछ आंशिक लेने हैं आपको जी गुरुजी। तो आंशिक में कौन कौन लेने ये भी ध्यान रखना। आंशिक भाग के रूप में रहेंगे आपका एक चित्तौड़गढ़ रहेगा, चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर, ये आंशिक के रूप में रहेंगे। और उदयपुर से जो अलग हुआ है वो कंप्लीट रहेगा कौन? सलुम्बर। ओके सर। अब देखो विशेष क्या है, मैं बगैर देखिए इसको विशेष को समझाता हूं आपको। बताइए इस वाले प्रदेश के अंतर्गत वर्षा कम होती है या ज्यादा? तो आप कहेंगे सर ज्यादा होती है। अब बताइए ज्यादा होती है वर्षा, तो आप ये भी कह सकते हो ना कि सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। बिल्कुल सर। सर्वाधिक वनस्पति वाला प्रदेश है। बिल्कुल सर। सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अरावली वाला बेल्ट है। ध्यान रखना, जैव विविधता पढ़ेंगे स्पेशल। तो सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, सर्वाधिक वनस्पति वाला प्रदेश, बिल्कुल। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग इसमें आता है, बिल्कुल कह सकते हैं। कॉपेन का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, बिल्कुल कह सकते हैं। हाड़ौती का पठार इसमें आता है, बिल्कुल कह सकते हैं भाई साहब। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला एरिया है, तो माही नदी बेसिन का जो भाग है वो भी इसमें आता है, बिल्कुल कह सकते हैं सब। तो बताइए यहां तक ये मैंने जो बात आपको समझाई है ये कंप्लीट समझ में आई या नहीं आई? सर एक ही बार में आ गई। तो एक बार मेरे को कमेंट करके आप बस इतना बताइए मेरे भाइयों कि मैंने जो कॉपेन आज आपको समझाया है भाई साहब, ये कॉपेन एकदम समझ में आया या नहीं आया? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ कि यहां तक जो मैंने कॉपेन समझाया है। हाँ, बुक भी आएगी मेरे भाइयों, बुक भी आएगी। उससे पहले आपको एमसीक्यूज वाली बुक मैं आपके हाथ में दे दूंगा, जिससे आपके जितने ज्यादा ये टॉपिक मैं करा चुका हूं, जिसमें राजस्थान का स्थिति विस्तार हो चुका है, अपना राजस्थान की संभागीय व्यवस्था हो चुकी है, राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली हो चुकी है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में चारों हो चुके हैं, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती। इसके अलावा आपका अब्बा तंत्र हो चुका है, इसके अलावा आपकी झील हो चुकी है, इसके अलावा आपका सिंचाई परियोजना हो चुका है, इसके अलावा जल संरक्षण की विधियां हो चुकी है, और इसके अलावा जलवायु चल रहा है। और जलवायु के अंतर्गत भी सामान्य वर्गीकरण अपन ने उड़ा दिया, ऋतु के आधार पर उड़ा दिया। अब तो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें कॉपेन चल रहा है। कल अपन ट्री वार्ता और थानथेट को क्लियर कर लेंगे। ओके मेरे भाइयों, ओके। तो इसका मतलब आपको कॉपेन बहुत अच्छे से समझ में आया है ना? बिल्कुल। अब कॉपेन में से क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब? अरे सर बिल्कुल नहीं करेंगे, होना भी नहीं चाहिए मेरे भाइयों। तो भाई साहब यहां पे आज की जो क्लास आपके कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर रही मेरे भाइयों, वो काफी अच्छी क्लास थी मेरे अकॉर्डिंग। आपको कैसी लगी ये वाली चीज तो आप कमेंट के अंतर्गत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सर कॉपेन बहुत अच्छे से समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जिससे मैं उसे कल सॉल्यूशन में आपके लिए ला सकूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मेरे भाइयों, आप जहां जहां से राजस्थान के अंतर्गत से जहां जहां से आप इस क्लास को देख रहे हो मेरे भाइयों,
आप सभी के लिए मेरी ओर से पुनः 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 बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाइयों कि आप 2026 में जिस भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घर से बाहर या घर रह के तैयारी कर रहे हो वो आपको जब जरूर सफलता सुनिश्चित हो, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं आपके लिए। ऐसा आशीर्वाद मेरी तरफ से मेरे भाइयों। मस्त होके पढ़ो, शानदार पढ़ो, पूरा राजस्थान ज्योग्राफी कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। इसी प्रकार कंटिन्यूस चलते रहेंगे, एंड तक पहुंचेंगे। और इसका एनालिसिस उस दिन मैं आपको कराने वाला हूं जिस दिन गवर्नमेंट का कोई पेपर होगा, कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, हमने जो पढ़ा उसमें से कितना आया कितना नहीं आया। ये सिर्फ बात हवाबाजी में नहीं सर, उस पेपर से तोल के अपन देखेंगे कि अपन की जो पढ़ाई थी वो किस लेवल की रही, उसमें से कुछ आया या नहीं आया। उसी दिन मैं दहाड़ूंगा आपके सामने। अभी तो पढ़ा रहा हूं बस, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब कोई ना कोई एग्जाम आपके लिए लेके आऊंगा और उसी दिन इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, नहीं है क्या? बिल्कुल। तो मेरे भाइयों बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के मेरे भाइयों। मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि सुबह आप एनर्जी के साथ जग के आते हो। मैं भी सुबह की क्लास एनर्जी के साथ लेता हूं, तो इस क्लास के अंतर्गत ऐसे ही बने रहें, आपका ये प्यार ऐसे ही बना रहे लक्ष्य परिवार के लिए मेरे भाइयों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा जो पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत हर सब्जेक्ट के आपके पीवाईक्यू डाले हुए हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है वो सारे इसमें डाले हुए हैं, उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण दिया हुआ है। अपनी तैयारी को अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए मेरे भाइयों किसी भी नजदीक बुक स्टोर से इसे आप परचेज कर सकते हैं, या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप इसे ले सकते हैं। ओके सर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नया बच्चा जो आज जुड़ा है हमारे लक्ष्य परिवार के साथ और उसे लगता है कि वाकई में ये लक्ष्य परिवार छात्रों के लिए इतना कुछ कर रहा है, जीके में सबसे बड़ा वेटेज रखने वाली राजस्थान की ज्योग्राफी मेरे भाइयों फ्री आपके लिए चल रही है, बेहतर कंटेंट के साथ चल रही है यूट्यूब पे। इससे बड़ी बात एक कोचिंग के द्वारा और क्या हो सकती है, आप ही बताइए, नहीं है क्या? नहीं तो ये कोर्स मेरे भाइयों पेड रूप में भी बेचा जा सकता था। और जिनको भाई साहब बहुत जल्दी तैयारी करनी है, जिनके आपके पेपर नजदीक आ चुके हैं, मैं उनको एक बार और ये कहना चाहूंगा, यहां कंटेंट के साथ अपन समझौता नहीं करेंगे। यहां ये क्लास इसी प्रकार रेगुलर रहेगी मेरे भाइयों। अगर किसी को सारे टॉपिक बहुत कम समय में कवर करने हैं तो लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन के अंतर्गत जाए, वहां पे मैंने पूरा रिकॉर्ड भी कर रखा है, तो वहां से भी आप खरीद के अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं अगर पेपर नजदीक आ गया है। क्योंकि यहां सारे वो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो किसी ना किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर अभी काफी दूर है मेरे भाइयों। तो उसी प्रकार से ये क्लास चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल मॉर्निंग में पुनः। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट, जय जौहर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।